जय हिंद जय भारत दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस करंट अफेयर शो में, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं 8 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर, जो कि बना है कल रात तक की सुर्खियों से। दोस्तों सबसे पहले हेडलाइन आ जाएगी, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 Q4 जारी किया गया। अगला प्रश्न है, NTCA ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व के रूप में किया नामित। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क के निर्माण को दी मंजूरी। यूनेस्को ने 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट इन इंडिया नो टीचर नो क्लास की लॉन्च। WHO ने मलेरिया की पहली वैक्सीन को दी मंजूरी। अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया साहित्य में नोबेल पुरस्कार। असम में लॉन्च हुआ भारत का पहला ई-फिश मार्केट ऐप। अंशु मलिक वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तमिलनाडु में बन रहा है भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज। FIH वार्षिक में सभी 8 वर्गों में जीता भारत। दोस्तों इसी साथ में हम बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ, जो कि है हैब्ले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 Q4 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। सबसे पहली बात दोस्तों, ये जो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स है, ये एक साल में 4 बार जो है अपना इंडेक्स जो है जारी करता है। पहले जो पहला इंडेक्स जारी करते हैं उसे हम बोलते हैं Q1, इसी तरीके दूसरे को हम बोलते हैं Q2, तीसरे को हम बोलते हैं Q3 और चौथे को हम बोलते हैं Q4। दोस्तों ये जो है हर 3 महीने के बाद जो है ये Q1, Q2 और Q3, 4 निकल कर आते हैं। और दोस्तों इसे जारी कौन करता है, हैब्ले पासपोर्ट इंडेक्स जो है इन्हें जारी करता है। और दोस्तों अगर बात की जा रही है Q4 की, तो दोस्तों Q4 जो है इस बार जारी किया गया है। और एक साल के अंदर जो है ये इंडेक्स 4 जो है दोस्तों लॉन्च 4 अपने जो इंडेक्स है दोस्तों 4 इंडेक्स इन्हें लॉन्च कर देता है। और दोस्तों इसके इन इंडेक्स के अंदर जो है दोस्तों क्या पता, अगर आपसे पूछा गया हैब्ले पासपोर्ट जो इंडेक्स है इसके अंदर क्या बताया जाता है, इसके अंदर जो है दोस्तों किसका पासपोर्ट कितना मजबूत है, यानी दोस्तों किस देश का पासपोर्ट जो है वो कितना मजबूत है, यह इसके अंदर जो है इस इंडेक्स के अंदर बताया जाता है। और दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए, बात की जा रही है Q4 की। दोस्तों इस बार जो Q4 निकल कर आया है, यानी इस साल का आखिरी का इंडेक्स दोस्तों इस हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स के तहत, इसके अंदर जो है दोस्तों भारत की रैंक अगर आपसे पूछा गया कितनी है, दोस्तों भारत की रैंक है 19। ठीक है दोस्तों, 90वें रैंक पर कौन सा है, भारत जो है 90वें रैंक पर है। बात की जाए इसके अंदर पहले स्थान पर कौन है, दोस्तों फर्स्ट पर है जापान और सिंगापुर। कौन है, फर्स्ट पर है जापान और सिंगापुर जो है दोस्तों ये फर्स्ट पर है। बात की जाए सबसे लास्ट पर कौन है, अगर आपसे पूछा गया अंतिम पर कौन है, दोस्तों अंतिम पर है अफगानिस्तान। अब अंतिम पर कौन है, अफगानिस्तान। अब देखें दोस्तों, अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हैं Q1। तो दोस्तों Q1 जो है इसके अंदर अगर आपसे पूछा गया भारत का स्थान क्या है Q1 के अंदर, दोस्तों Q1 के अंदर जो है भारत की स्थान है 85, Q2 के अंदर है 84, Q3 के अंदर है 90 और दोस्तों Q4 के अंदर भी क्या है 90। ठीक है, याद रखना दोस्तों, Q1 के अंदर 85, Q2 के अंदर 84, Q3 के अंदर 90 और Q4 के अंदर भी क्या है 90 भारत की रैंक है। बात की जाए इसके अंदर जो है एंड पर कौन था, इनके अंदर एंड पर और कोई नहीं, अफगानिस्तान जो है इन चारों के अंदर एंड पर रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है इसके अंदर भारत की रैंक है 140। बात कीजिए पहले क्या रैंक थी दोस्तों, इस बार 140 और पहले इसकी रैंक थी 112। भारत की पहले रैंक थी 112 और अब हो चुकी है 140। अगला प्रश्न है दोस्तों लोकतंत्र सूचकांक। दोस्तों लोकतंत्र सूचकांक के अंदर जो है भारत की रैंक है 53। लोकतंत्र सूचकांक के अंदर भारत की रैंक है 53। पहले कितनी थी, पहले थी 51 भारत की रैंक थी, अब 53 हो चुकी है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। तो दोस्तों ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है इसके अंदर भारत की रैंक, बात की जाए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर जो है दोस्तों सैन्य शक्ति के बारे में बताया जाता है कि आखिर किसकी सैन्य शक्ति कितनी अधिक है। ठीक है दोस्तों, अगर इसके अंदर बताया जाए कि किसकी सैन्य शक्ति कितनी अधिक है, दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले स्थान पर रहा है USA। दोस्तों फर्स्ट पर है USA, दूसरे पर है रशिया,
थर्ड पर है दोस्तों चाइना। और दोस्तों अगर आपसे पूछा गया फोर्थ पर कौन है दोस्तों, फोर्थ पर है हमारा भारत। याद रखना दोस्तों, इसके अंदर जो है दोस्तों सैन्य ताकत किसकी कितनी मजबूत है वो बताया जाता है। क्या नाम है इसका, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स इसका नाम है। और दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए, फर्स्ट पर यूएसए, सेकंड पर रशिया, थर्ड पर चाइना और फोर्थ पर हमारा भारत। अगला प्रश्न है दोस्तों विश्व खुशहाली सूचकांक। दोस्तों इस विश्व खुशहाली सूचकांक जो है इसके अंदर भारत की रैंक है 139। इसके अंदर भारत की रैंक है 139। बात की जाए नल्ला पाकिस्तान की, दोस्तों पाकिस्तान है, पाकिस्तान की रैंक है इसके अंदर 105। पाकिस्तान की रैंक है 105 जो है पाकिस्तान की रैंक है। भारत की है 139। दोस्तों अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न जो कि है चर्चा में रही अंशु मलिक का संबंध किस खेल से है। चर्चा में रही अंशु मलिक का संबंध किस खेल से है। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए ये कहाँ की, अगर आपसे पूछा गया कि अंशु मलिक कहाँ की है तो ये जो है दोस्तों हरियाणा की है। तो अगर आपसे पूछा गया अंशु मलिक कहाँ की है, अंशु मलिक जो है ये हरियाणा की है, हरियाणा की ये रहने वाली है। और बात की जाए किसके अंदर, तो दोस्तों इन्होंने जो है अंशु मलिक ने इन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021, याद रखना दोस्तों विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021, ठीक है दोस्तों, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 जो है जो कि हुए थे कहाँ पर, जो कि हुए थे नॉर्वे के अंदर, नॉर्वे के अंदर हुए थे। और दोस्तों नॉर्वे कहाँ पर दोस्तों, ओस्लो नॉर्वे के अंदर जो ये हुए थे। इसके अंदर दोस्तों फाइनल में सिलेक्ट होने वाली पहली भारतीय महिला, याद रखना दोस्तों अंशु मलिक जो है ये फाइनल में, याद रखना किसमें, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 जो है इसके फाइनल में सिलेक्ट होने वाली पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला कौन है, अंशु मलिक। याद रखना है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में दोस्तों सेमीफाइनल या फिर उससे पहले की मैच की नहीं बात की, यहाँ पे बात की जा रही है फाइनल में सिलेक्ट होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, अंशु मलिक। बात की जाए इनका संबंध किस खेल से है, तो मैंने आपको बता दिया विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, यानी एक तरीके से आप समझिए रेसलिंग जो है, रेसलिंग से इसका संबंध है। बात की जाए पहले भारतीय जिन्होंने रेसलिंग के अंदर पदक भारत को दिलाया, तो दोस्तों अगर आपसे पूछा गया फर्स्ट भारतीय कौन है जिन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया था भारत को, तो उनका नाम है दोस्तों सुशील कुमार। कौन है, सुशील कुमार जो है दोस्तों, इन्होंने भारत को कुश्ती के अंदर 2010 के जो 2010 में दोस्तों जो सुशील कुमार ने 2010 के अंदर जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप थी, याद रखना विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर भारत को गोल्ड मेडल पहली बार किस भारतीय ने दिलाया था, सुशील कुमार ने दिलाया था। बात की जाए इन्होंने जो 2008 के जो बीजिंग ओलंपिक के, याद रखना दोस्तों 2008 के बीजिंग ओलंपिक के अंदर इन्होंने दिलाया था भारत को कांस्य पदक। इन्होंने कौन सा पदक जीता था, कांस्य पदक 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। और 2012 के लंदन में जो हुए थे उसके अंदर इन्होंने जीता था सिल्वर। याद रखना बीजिंग के अंदर जो है कांस्य और लंदन के अंदर सिल्वर, और गोल्ड जो है 2010 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में इन्होंने भारत को जिताया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंशु मलिक का संबंध है रेसलिंग से। दोस्तों हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ये दोस्तों अंशु मलिक जो है दोस्तों ये है अंशु मलिक। और दोस्तों अब हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि है आदिति मोहन का संबंध किस खेल से है। दोस्तों वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाँ आदिति मोहन का संबंध किस खेल से है, तो ये जो है दोस्तों आदिति मोहन इनका संबंध है गोल्फ खेल से। किससे है, इनका संबंध है गोल्फ से। अगला प्रश्न है मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है। दोस्तों मीराबाई चानू जो है इनका संबंध है वेट लिफ्टिंग से। कहाँ किससे है इनका संबंध, इनका संबंध है वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध है। अगला प्रश्न है दोस्तों लवलीना बोरगोहन का संबंध किस खेल से है। दोस्तों जो लवलीना बोरगोहन है इनका संबंध है बॉक्सिंग से। किससे है इनका संबंध है बॉक्सिंग से। नाम याद रखना है लवलीना बोरगोहन। अगला प्रश्न है दोस्तों मरियप्पन थंगावेलु का संबंध किस खेल से है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मरियप्पन थंगावेलु। और दोस्तों इनका संबंध है हाई जंप से, हाई जंप से इनका संबंध है। अगला प्रश्न है दोस्तों रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है। रानी रामपाल का संबंध है हॉकी से, रानी रामपाल हॉकी से। कर्णम मल्लेश्वरी जो है ये है वेट लिफ्टिंग से, कर्णम मल्लेश्वरी है वेट लिफ्टिंग से। भारोत्तोलन जिसे हम कहते हैं। और दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आप मुझे बताएं दोस्तों
जो कर्णम मल्लेश्वरी, इनका संबंध भारतोलन से। और दोस्तों आप मुझे बताना कि हाल ही में जो दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था कि भारतोलन इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो है कि हाल ही में किसे भारतीय भारतोलन संघ के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए, प्रश्न आपसे अगर ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में किसने भारतीय भारतोलन संघ या दोस्तों भारतीय भारतोलन संघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सहदेव यादव। याद रखना दोस्तों कौन है, सहदेव यादव जो है, इन्हें भारतीय भारतोलन संघ जो है इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे, सहदेव यादव को। याद रखना सहदेव यादव को भारतीय भारतोलन संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की तरफ, जो कि अक्टूबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क के निर्माण को मंजूरी दी है। दोस्तों याद रखना है, अगर आपसे पूछा गया बजट 2021, एक योजना है दोस्तों, इसका नाम क्या है, बजट 2021-22 जो है कब लॉन्च हुई थी, ये हुई थी 1 फरवरी 2021 को। और बात की जाए किस योजना के तहत जो इसे लॉन्च किया गया था, बजट 2021-22 को इसे लॉन्च किया गया था मित्रा योजना के तहत। याद रखना दोस्तों किस योजना के तहत इसे लॉन्च किया गया था, इसे लॉन्च किया गया था मित्रा योजना, जो इसके तहत जो है बजट 2021-22 जो है लॉन्च किया गया था। कब, 1 फरवरी 2021 को। और यह जो दोस्तों मित्रा योजना है, इसके तहत जो दोस्तों 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। याद रखना दोस्तों 7 टेक्सटाइल पार्क किस योजना के तहत बनाए जाएंगे, मित्रा योजना के तहत 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। और दोस्तों टेक्सटाइल अगर आपसे पूछा गया तो वो क्या है, वस्त्र या फिर आप कपड़ा भी बोल सकते हो। ठीक है दोस्तों, बात कीजिए इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य दोस्तों उत्पादन को बढ़ाना। इसका पहला उद्देश्य दोस्तों आपको लिख लेना, इसका पहला उद्देश्य है उत्पादन को बढ़ाना, और जो दूसरा उद्देश्य है रोजगार को बढ़ाना। रोजगार को बढ़ाना जो ये भी है इसका दूसरा उद्देश्य। देखिए दोस्तों ये जो दो हैं इसके उद्देश्य हैं, और इसका आंसर हो जाएगा कितने निर्माण करने हैं, 7 जो है इसका आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बात की जाए इसके लिए कितने रुपए जो है इन 7 टेक्सटाइल पार्क को बनाने में खर्च किए गए, ये जो है दोस्तों इसका बजट रखा गया है 4,400 दोस्तों 4,445 करोड़ रुपए जो है। याद रखना दोस्तों 4,445 करोड़ रुपए जो है ये इसके बजट में रखा गया। किसके बजट में, टेक्सटाइल पार्क जो है इन्हें बनाने के बजट में जो है इतने पैसे दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए यानी 7 जो है टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, किस योजना के तहत आपसे पूछा गया तो याद रखना है मित्रा योजना के तहत। और दोस्तों अब हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि क्या है, बजट 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा तो संशोधित अनुमान क्या है, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए। बात की जा रही है बजट 2021-22 में, बजट 2021-22 में 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटा का संशोधित अनुमान क्या है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे आप राजकीय घाटों को आप इसे इंग्लिश में से बोलते हैं फिस्कल डिफेक्ट। ठीक है दोस्तों, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिस्कल डिफेक्ट जो है दोस्तों इसे इंग्लिश में बोलते हैं। और दोस्तों अगर बात की जाए 2020-21 के लिए कितना था, तो दोस्तों 2020-21 के लिए 9.5% था, और 2021-22 के लिए कितना कर दिया है, वो कर दिया 6.8%। याद रखना 2020-21 के लिए 9.5 और 2021-22 के लिए 6.8। अगला प्रश्न है दोस्तों, बजट 2021 में कहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई। दोस्तों याद रखना है आप सभी को, लद्दाख के अंदर। कहाँ पर, लद्दाख के अंदर जो है दोस्तों बजट 2021-22 में प्रश्न है, बजट 2021-22 में कहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई। लद्दाख के अंदर जो केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई। अगला प्रश्न है, बजट 2021-22 में व्यय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। दोस्तों अगर आपसे पूछा गया बजट 2021-22 में व्यय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, दोस्तों इसके अंदर जो व्यय लिखा गया है इस व्यय को आप इस तरीके से समझिए, खर्चना।
ठीक है दोस्तों, बजट 2021 में खर्चना यानी पैसे को खर्च करना का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है दोस्तों, वो है ब्याज अदायगी, यानी दोस्तों ब्याज को चुकाना है। देखना दोस्तों, इसका सबसे बड़ा स्रोत क्या है, व्यय का ब्याज चुकाना जो इसका सबसे बड़ा स्रोत है। बात की जाए बजट 2021 में प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, उधार। उधार जो है बजट 2021-22 में प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। और बजट 2021-22 में व्यय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, ब्याज अदायगी जो है दोस्तों, याद रखना ब्याज अदायगी जो है 2021-22 में व्यय का सबसे बड़ा स्रोत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यानी हमारा आज का चौथा प्रश्न है, 5 अक्टूबर 2021 को किसने 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट इन इंडिया नो टीचर नो क्लास जारी की है दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बात की जा रही है नो टीचर नो क्लास। दोस्तों ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, यूनेस्को के द्वारा जो है ये रिपोर्ट जारी की गई है। और दोस्तों इसके अंदर जो है दोस्तों यूनेस्को कहना चाहता है कि सबसे न्यूनतम महिला शिक्षक कहाँ पे है। दोस्तों भारत के अंदर सबसे कम महिला शिक्षक कहाँ पर है, त्रिपुरा के अंदर। और दोस्तों दूसरा है एकल शिक्षक स्कूल, यानी स्कूल के अंदर सिर्फ एक ही शिक्षक। ऐसे कितने स्कूल हैं, तो 1.2 लाख स्कूलें जो हैं भारत के अंदर ऐसी हैं जिनके अंदर जो है दोस्तों सिर्फ एक ही टीचर। और इस 1.2 लाख स्कूल जो है इसके अंदर से 90% जो स्कूल हैं वो गांव के हैं, याद रखना दोस्तों। और बात की जाए इंटरनेट की सुविधा, दोस्तों इंटरनेट की जो सुविधा है यह शहरी स्कूलों में जो है 42% है। और दोस्तों बात की जाए ग्रामीण जगहों पर जो है स्कूलों के अंदर सिर्फ 14% जो है इंटरनेट सुविधा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनेस्को ने इस रिपोर्ट को जारी किया। इसके अंदर जो है सबसे दोस्तों आपको फिर से बता देता हूँ, नो टीचर नो क्लास जो है इस रिपोर्ट का नाम है। रिपोर्ट को जारी किया यूनेस्को ने। इसके तहत जो है दोस्तों सबसे न्यूनतम शिक्षक कहाँ पर है, त्रिपुरा के अंदर। एकल शिक्षक यानी स्कूल के अंदर सिर्फ एक स्कूल के अंदर सिर्फ एक ही टीचर, तो वो है दोस्तों 1.2 लाख भारत के अंदर ऐसी हैं जिसके अंदर सिर्फ एक ही शिक्षक है। और दोस्तों बात की जाए इन 1.2 लाख स्कूलों में जो 90% है, यहाँ तक दोस्तों जो 90% स्कूलें हैं वो ग्रामीण इलाके यानी गाँवों की स्कूलें हैं। और बात की जाए इंटरनेट सुविधा, तो दोस्तों जितने भी शहरी स्कूल है दोस्तों उनके अंदर जो है दोस्तों इंटरनेट की सुविधा है 42%। और दोस्तों जितने भी ग्रामीण स्कूल्स हैं उसके अंदर इंटरनेट की सुविधा है 14%। ठीक है दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, जो कि है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में भारत की कुल कितनी धरोहर। दोस्तों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी जो है इसके अंदर भारत की कुल कितनी धरोहर है, 40 धरोहर है। और दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताना कि आखिर यूनेस्को जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। बात कीजिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में भारत की कुल कितनी सांस्कृतिक धरोहर है। दोस्तों सांस्कृतिक धरोहर जो है वो भारत की कुल कितनी है, 32 जो है भारत की कुल सांस्कृतिक धरोहर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में भारत की कुल कितनी प्राकृतिक धरोहर है। दोस्तों ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपसे पूछा गया यूनेस्को के अंदर भारत की सबसे पहले कितनी सांस्कृतिक धरोहर है, बात की जाए सांस्कृतिक धरोहर कितनी है, तो सांस्कृतिक धरोहर है 32। बात की जाए प्राकृतिक, तो दोस्तों प्राकृतिक धरोहर है 7। और दोस्तों अगर आपसे पूछा गया मिश्रित धरोहर कितनी है, अगर आपसे पूछा गया मिश्रित धरोहर कितनी है, तो यूनेस्को के अंदर भारत की मिश्रित धरोहर है 1। तो 32, 7 और 1 कितने हो जाएंगे, 40। तो दोस्तों 40 जो है यूनेस्को के अंदर भारत की कुल जो है दोस्तों धरोहर है यूनेस्को के अंदर। और दोस्तों अगर आपसे पूछा गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची जो है इसके अंदर भारत का नवीनतम धरोहर कौन सा है। दोस्तों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में इसके अंदर जो है दोस्तों भारत का नवीनतम धरोहर है धोलावीरा। कौन सा है, धोलावीरा जो है भारत का नवीनतम धरोहर है। और तो बात की जाए कहाँ पर है, ये जो है गुजरात के अंदर है, गुजरात के अंदर। दोस्तों हम देखते हैं हमारा आज का 5वां प्रश्न, जो कि है किस राज्य में देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज बनाया जा रहा है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
अगर आपको नहीं पता रेलवे सी ब्रिज कैसा होता है दोस्तों, ऐसा जो है रेलवे सी ब्रिज होता है। बात कीजिए अगर यहाँ से अगर कोई बोट आएगी तो दोस्तों कैसे होगा दोस्तों, इसका जो ये वाला पार्ट है, इतना पार्ट जो है दोस्तों इसका ये इधर हो जाएगा, इतना पार्ट जो है इधर हो जाएगा, और दोस्तों इसके बीच में से जो है बोट चल जाएगी, ठीक है दोस्तों। और ये जो है दोस्तों भारत का पहला रेलवे सी ब्रिज जो है ये बनाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। याद रखना ये गाड़ी को चलाने के लिए नहीं है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे जो है रेल की पटरी है, ठीक है दोस्तों, रेल की पटरियाँ हैं। अगर आपसे पूछा गया दोस्तों कहाँ पर बनाया जा रहा है, ये जो दोस्तों तमिलनाडु के अंदर बनाया जा रहा है। बात कीजिए कहाँ से कहाँ तक दोस्तों है, ये जो है रामेश्वर से लेकर दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए तमिलनाडु के अंदर जो है ये रामेश्वरम से, तमिलनाडु के अंदर ये रामेश्वरम से जो धनुषकोडी है यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तमिलनाडु में रामेश्वरम से धनुषकोडी तक जो है ये रेलवे सी ब्रिज जाने वाले। बात कीजिए कितना लंबा है, ये जो है दोस्तों कुल 2.7 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। 2.7 किलोमीटर लंबा कौन सा है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज। बात कीजिए इसका नाम क्या रखा गया, इसका नाम रखा गया न्यू पंबन ब्रिज का, इसका नाम रखा गया, इसका नाम रखा गया न्यू पंबन ब्रिज जो है दोस्तों इसका नाम रखा गया है, ठीक है दोस्तों। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों, इस तरीके से है पंबन, न्यू पंबन ब्रिज इस तरीके से है। और दोस्तों हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि है मैटूर बांध किस नदी पर स्थित है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मैटूर बांध किस नदी पर स्थित है। ये जो दोस्तों कावेरी नदी पर स्थित है। कहाँ पर है, कावेरी नदी पर स्थित है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर। बात कीजिए संपूर्ण भारत का मैनचेस्टर वो कहा जाता है अहमदाबाद, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर और भारत का अहमदाबाद। दोस्तों हम बढ़ते हैं कुछ अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है। दोस्तों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, स्टालिन। बात कीजिए किस पार्टी के, ये डीएमके, सॉरी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, स्टालिन। अगर आपसे पूछा है किस पार्टी के, ये जो है दोस्तों डीएमके के हैं, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी से जो है ये बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न है वृद्धेश्वर मंदिर को अन्य किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये जो वृद्धेश्वर मंदिर है इसे जाना जाता है ग्रेट चोला टेम्पल के नाम से। याद रखना दोस्तों, इसे के इस किस दूसरे नाम से जाना जाता है, इसे जाना जाता है द ग्रेट चोला टेम्पल, द ग्रेट चोला टेम्पल के नाम से जो इस वृद्धेश्वर मंदिर को जाना जाता है। बात की जाए इसकी, ये कहाँ पर है, ये जो दोस्तों तमिलनाडु के अंदर है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा गया इसकी जो स्थापना है किस वंश ने कराई थी, इस द ग्रेट चोल वंश जो चोला जो टेम्पल है इसकी स्थापना करवाई थी चोल वंश ने। किसने, चोल वंश ने जो है इसकी स्थापना कराई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। कौन सा है, भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी हमारे आज का 6th क्वेश्चन, जो कि है 6 अक्टूबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वार्षिक पुरस्कारों में पुरुष वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ जो है इसके अध्यक्ष कौन है। दोस्तों इसके अध्यक्ष है नरेंद्र बत्रा जो है इसके अध्यक्ष। याद रखना अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र बत्रा। इस अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH के जो है अध्यक्ष हैं। और ये इसके जो दोस्तों वार्षिक पुरस्कार जो है इसके अंदर पुरुष वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर किस सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हरमनप्रीत सिंह जो है इन्हें सम्मानित किया गया है। और दोस्तों इसके अंदर जो है दोस्तों कुल 8 पुरस्कार। याद रखना दोस्तों इस वार्षिक पुरस्कार जो है इसके अंदर कुल कितने पुरस्कार हैं, 8 पुरस्कार है हॉकी संबंधित। और ये 8 के 8 जो है किसने जीता है, ये 8 के 8 जो है दोस्तों इंडिया ने जीते हैं। ठीक है, 8 के 8 इंडिया ने जीते हैं। और अगर आपसे पूछा गया कि पुरुष वर्ग में फ्लेम ऑफ द फायर के सम्मानित किया गया, ये हरमनप्रीत सिंह को इससे सम्मानित किया गया। ये लड़की नहीं, ये लड़की है। ठीक है दोस्तों याद रखना, लड़की नहीं ये लड़के हैं। बात की जाए हॉकी में सर्वश्रेष्ठ पुरुष का खिताब किसे दिया गया है, हरमनप्रीत सिंह को। बात की जाए सर्वश्रेष्ठ महिला का, वो है गुरमीत कौर। कौन है, गुरमीत कौर को
और दोस्तों पुरुष वर्ग में हरमनप्रीत सिंह को। बात कीजिए सबसे अच्छे कोच की, तो सबसे अच्छे कोच जो है वो मिला है ग्राहम रीड को। किसे? ग्राहम रीड को जो सबसे अच्छे कोच का पदक मिला है। और दोस्तों बात कीजिए गोलकीपर की, तो गोलकीपर में दोस्तों पुरुष में जो है वो है PR श्रीजेश, याद रखना पुरुष में है PR श्रीजेश। और दोस्तों महिला में कौन है? सविता पूनिया, महिला में है सविता पूनिया, याद रखना दोस्तों महिला में गोलकीपर में है सविता पूनिया और पुरुष में है PR श्रीजेश। महत्वपूर्ण दोस्तों आपसे ये पूछा जाएगा कि महिला में सर्वश्रेष्ठ कौन है? गुरजीत कौर महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ है। और दोस्तों पुरुष में सर्वश्रेष्ठ है हरमनप्रीत सिंह। दोस्तों ये आप देख सकते हो, ये हरमनप्रीत सिंह और दोस्तों ये है गुरजीत कौर। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि ओलंपिक में कितने वर्षों के बाद में भारतीय हॉकी टीम ने पदक जीता है? ये दोस्तों कुल 41 वर्षों के बाद में। कितने? 41 वर्षों के बाद में। बात कीजिए भारतीय हॉकी टीम ने अब तक ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते हैं? दोस्तों भारतीय जो हॉकी टीम है इसने अब तक ओलंपिक में जो है दोस्तों कुल 8 पदक जीते हैं। कितने? ओलंपिक में इन्होंने कुल 8 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपसे पूछा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका हाल ही में नाम बदलकर क्या, इसका नया नाम क्या है? दोस्तों इसका नया नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। याद रखना दोस्तों कौन सा इसका नाम है? इसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम है। और दोस्तों बात की जाए प्रश्नों के अनुसार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? तो वो है दोस्तों रानी रामपाल। कौन है? रानी रामपाल। बात की जाए इन्होंने कब ये पदक जीता था? इन्होंने जो है दोस्तों इन्हें ये पुरस्कार प्राप्त हुआ 2020 के अंदर, इन्हें ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और दोस्तों ये जो है एकमात्र महिला खिलाड़ी है, महिला हॉकी खिलाड़ी है। याद रखो दोस्तों पहली महिला खिलाड़ी नहीं, पहली महिला एकमात्र महिला हॉकी खिलाड़ी है जिन्होंने जो है दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या फिर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता है। बात की जाए कब? 2020 के अंदर। अगला प्रश्न है हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन? दोस्तों हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं ज्ञानेंद्रो निशोबाम जो है दोस्तों, ये हाल ही में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। याद रखना दोस्तों ज्ञानेंद्रो जो है हाल ही में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। बात की जाए कहाँ के? ये है मणिपुर के। ये कहाँ के हैं? ये है मणिपुर के। ठीक है दोस्तों, और अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि भारत में हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? दोस्तों भारत के जो है इसके अंदर हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जा रहा है बिरसा मुंडा स्टेडियम। इसका नाम क्या है? इसका नाम है बिरसा मुंडा स्टेडियम। और दोस्तों बात कीजिए कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है राउरकेला उड़ीसा के अंदर। कहाँ पर है? राउरकेला उड़ीसा के अंदर ये बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं हमारे आज के 7वें प्रश्न की तरफ, जो कि है 5 अक्टूबर 2021 को किस राज्य ने भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले लॉन्च किया? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ पर बात की जा रही है, भारत का पहला फिश मार्केट ऐप फिश वाले। तो याद रखना दोस्तों फिश वाले जो है ये फिश वाले जो है दोस्तों ये भारत का पहला फिश मार्केट ऐप है। याद रखना ई फिश मार्केट ऐप है। क्या है? ई फिश मार्केट जो है ये भारत का पहला ऐप है। बात की जाए इसे किसने लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया असम ने जो है इसे लॉन्च किया है। और दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए इसे लॉन्च क्यों किया गया है? दोस्तों इसे लॉन्च किया है बेचौलियों को समाप्त करने के लिए। बेचौलिया कौन होते हैं दोस्तों? बात की जाए जो दुकानदार होता है यानी जो विक्रेता होता है, इस विक्रेता और जो खरीदार होता है इसके मध्य आने वाला जो होता है चबर चबर करने वाला, उसे हम बोलते हैं बिचौलिया। ठीक है, और दोस्तों उस बिचौलिया का ख़त्म करने के लिए जो है इस ऐप को लॉन्च किया गया। नाम क्या है? ये भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप है। और दोस्तों इसका नाम क्या है? फिश वाले इसका नाम है। असम सरकार ने इसे लॉन्च किया। और दोस्तों इसे कैसे समाप्त, इसे फिश ये जो बेचौलिया है इसे कैसे समाप्त किया जाएगा? सिंपल दोस्तों, जो शॉपकीपर है उस शॉपकीपर से सीधा दोस्तों जो खरीदार है उससे भी दोस्तों कांटेक्ट जाएगा और दोस्तों इन दोनों की जो है दोस्तों आपस में लिंक हो जाएगी। दोस्तों ये दोनों आपस में जो है दोस्तों
लेन देन करेंगे जिसके जिसके अंदर दोस्तों बेचौलिया जो है, जो बेचौलिया दोस्तों जो काम बिगाड़ने वाले लोग होते हैं वो उसके अंदर नहीं आ पाएंगे दोस्तों। ये जो है इस फिश वाले यानी इस ई फिश मार्केट ऐप जो है इसका काम है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए असम, इसका उत्तर हो जाएगा सही। अब हम देखते हैं दोस्तों कुछ इस तरीके से जो है ये ऐप है। और दोस्तों अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है ई शांता पोर्टल का संबंध किस क्षेत्र है। दोस्तों ये जो ई शांता पोर्टल है इसका संबंध है समुद्री उत्पाद से। याद रखना दोस्तों ई शांता पोर्टल का संबंध किस क्षेत्र से, इसका संबंध है समुद्री उत्पाद से। समुद्री उत्पाद से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है डॉबर बैंक किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ये जो डॉबर बैंक है यह मछली उत्पादन के लिए संबंध है। याद रखना दोस्तों किससे संबंधित है, मछली उत्पादन से इस बैंक का संबंध है। हम देखते हैं दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हाल ही में महाराष्ट्र के अंबोली क्षेत्र में मछली की कौन सी नई प्रजाति मिली है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये शायद आपके पेपर में पूछा भी जा सकता है और दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए इस मछली का नाम, ये मछली कौन सी प्रजाति है। यह दोस्तों सिस्टूरा हिरण्यकेशी इस प्रजाति का नाम है। इस प्रजाति का नाम क्या है, सिस्टूरा हिरण्यकेशी जो है इस प्रजाति का नाम है। बात की जाए इसकी खोज किसने की है, इसकी खोज की है दोस्तों तेजस ठाकरे ने। किसने, तेजस ठाकरे ने। बात की जाए तेजस ठाकरे कौन है दोस्तों, तेजस ठाकरे जो है ये महाराष्ट्र के वर्तमान सीएम जो उद्धव ठाकरे इनके छोटे बेटे कौन है, तेजस ठाकरे। इन्होंने जो है सिस्टूरा हिरण्यकेशी जो है इसकी खोज की है। अगला प्रश्न है दोस्तों हाल ही में सिक्किम ने किसे राजकीय मछली घोषित किया है। दोस्तों सिक्किम ने जो है हाल ही में किसे राजकीय मछली घोषित किया, यह क्या है दोस्तों, केटली को। किसे, केटली को जो है हाल ही में राजकीय जो मछली है ये घोषित किया। किसने, सिक्किम ने। दोस्तों आपको प्रश्न उल्टा करके पूछा जा सकता है कि केटली को हाल ही में भारत की किस राज्य ने केटली को अपने राजकीय मछली जो है वो घोषित किया, तो उसको उत्तर हो जाएगा सिक्किम। उसको उत्तर क्या हो जाएगा, सिक्किम। और दोस्तों अब हम देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, झींग मछली वास्तविक में मछली है या नहीं। दोस्तों आप सभी को मालूम चाहिए डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, झींग मछली ये जो दोस्तों वास्तविकता में जो है ये मछली है या नहीं है, नहीं है। याद रखना दोस्तों ये जो बात की जा रही है डॉल्फिन जो कि दोस्तों बहुत ही नरम स्वभाव की होती है, ब्लू व्हेल जो कि दोस्तों अब तक की पाए जाने वाली मतलब अभी वास्तविक में रहने वाले दोस्तों सबसे बड़ा मैमल से कहा जाता है दोस्तों। ये मतलब एक तरह से अब तक का सबसे बड़ा जो पाया जाने वाला स्तनधारी कौन सा है जो कि वर्तमान में जीवित भी है, वो है ब्लू व्हेल। वर्तमान में सबसे बड़ा स्तनधारी, धरती के ऊपर वर्तमान सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है, ब्लू व्हेल। दोस्तों ये जो है वास्तविक में मछली है ही नहीं। और दोस्तों झींग मछली जो है ये वास्तविक में जो है मछली नहीं है। और दोस्तों ये जो डॉल्फिन है ये बहुत ही नरम स्वभाव की जो है मछलियाँ होती है, लेकिन ये जो है दोस्तों मछली वास्तविकता में दोस्तों ये मछलियाँ नहीं है। बात की जाए वास्तविकता में अब तक पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है, वास्तविकता में अब तक पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है, वो है शार्क। शार्क जो है दोस्तों अब तक पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है। दोस्तों हम देखते हैं हमारा आज का 8वां प्रश्न जो कि है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी को मालूम है, छत्तीसगढ़ के अंदर जो है दोस्तों ये स्थित है। क्या स्थित है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। और दोस्तों अगर आपसे बात की जाए छत्तीसगढ़ के अंदर ये जो दोनों राष्ट्रीय उद्यान है और ये जो अभ्यारण्य है एक, दोस्तों इन दोनों का जो इलाका है दोस्तों आपस में जो टच होता है दोस्तों उस इलाके को क्या कर देने की घोषणा की गई है, उस इलाके को जो है दोस्तों टाइगर रिजर्व में बदलने की घोषणा की गई है। याद रखना दोस्तों इन दोनों राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व के अंदर बदलने की घोषणा की गई है। और दोस्तों ये जो है अगर आपसे पूछा गया छत्तीसगढ़ के अंदर और कौन कौन से टाइगर रिजर्व है, छत्तीसगढ़ के अंदर जो है दोस्तों इंद्रावती टाइगर रिजर्व है और एक और कौन सा है दोस्तों, एक तो है इंद्रावती टाइगर रिजर्व, तो एक है अचानक मार टाइगर रिजर्व। याद रखना दोस्तों इंद्रावती टाइगर रिजर्व और अचानक मार टाइगर रिजर्व। याद रखना इंद्रावती और अचानक मार टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों ये दो पहले ही जो है दोस्तों
छत्तीसगढ़ के अंदर एक टाइगर रिजर्व है दोस्तों, एक नया टाइगर रिजर्व बदलने वाला है। बात की जाए किन दो राष्ट्रीय उद्यान या फिर अभ्यारण्य जो है उनका इलाका ऐड कर ये जो है दोस्तों गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तंवर पिंगला वन्य जो अभ्यारण्य, इन दोनों का इलाका ऐड कर। और दोस्तों अब हम देखते हैं कुछ अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ। दोस्तों ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए। छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 2000 में। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था 2000 में। और बात की जाए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल। कौन है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और बात की जाए छत्तीसगढ़ के पहले सीएम, बात कर पूछा गया छत्तीसगढ़ के पहले सीएम कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों ये जो है आप मुझे करने में बताना कि छत्तीसगढ़ के पहले सीएम जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो उनका नाम क्या है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान में सीएम कौन है, भूपेश बघेल। अगला प्रश्न है पिंडवानी कहाँ का लोक नृत्य है। दोस्तों पिंडवानी जो है यह छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। बात की जाए इसके जो है फेमस कलाकार कौन है, पिंडवानी जो है ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। और दोस्तों इस पिंडावनी के फेमस कलाकार कौन है, वो है दोस्तों तीजन बाई। कौन है इसके फेमस कलाकार, इसकी फेमस कलाकार है तीजन बाई। अगला प्रश्न है किस राज्य में भारत की पहली ई लोक अदालत ने कार्य प्रारंभ किया। दोस्तों ये छत्तीसगढ़ की ई लोक अदालत ने, याद रखना दोस्तों भारत में पहली ई लोक अदालत जो है किस राज्य की ई लोक अदालत है जिसने भारत के अंदर पहली बार, इस राज्य में भारत की पहली ई लोक अदालत ने कार्य प्रारंभ किया है वह है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों जो कि है हमारा आज का 9वां प्रश्न जो कि है चर्चा में रही मॉस्किवरिक्स वैक्सीन किस रोग की पहली वैक्सीन है। दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए जो मॉस्किवरिक्स वैक्सीन है ये जो है दोस्तों दुनिया की पहली मलेरिया की वैक्सीन है। याद रखना ये जो है दोस्तों दुनिया की पहली किसकी वैक्सीन है, मलेरिया की दुनिया की पहली वैक्सीन है। बात की जाए कोरोना की पहली मान्यता प्राप्त वैक्सीन कौन सी है, यह स्पुतनिक 5। कौन सी है, स्पुतनिक 5। किस देश ने इसे लॉन्च किया था, इसे लॉन्च किया था रशिया में। अभी कोरोना के नए में बात कर लें मलेरिया की। दोस्तों जो मॉस्किवरिक्स वैक्सीन जो है दोस्तों ये मलेरिया की अब तक की जो दोस्तों वैक्सीन है, बात की जाए इसे जो है दोस्तों बनाया तो बहुत पहले गया था लेकिन दोस्तों WHO ने इसे मंजूरी नहीं दी थी। और दोस्तों अब जो है दोस्तों WHO ने इसे इस मॉस्किवरिक्स वैक्सीन जो इसे मान्यता दे दी है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि अगर आपसे पूछा गया कि ये जो मॉस्किवरिक्स वैक्सीन है इसका काम क्या है। दोस्तों इसका काम सिंपल है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे हम बोलते हैं इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसे मजबूत बनाए रखती है और इसे बढ़ाती है। ठीक है दोस्तों, और अगर आपसे पूछा गया कि भारत ने मलेरिया मुक्त होने का लक्ष्य कब तक रखा गया। दोस्तों भारत जो है इसने मलेरिया मुक्त होने का लक्ष्य रखा गया 2030 तक। कब तक, 2030 तक मलेरिया मुक्त होने का लक्ष्य इसने रखा है। मलेरिया की वैक्सीन ऑप्शन नंबर सी, नाम आपको याद रखना है मॉस्किवरिक्स वैक्सीन इसका नाम है। अगला प्रश्न है दोस्तों ये रहा दोस्तों, आप जो है न्यूज़ की जो हेडलाइन इसमें आप पढ़ सकते हो, आ गया मलेरिया का काल। इसका नाम क्या है दोस्तों, मॉस्किवरिक्स वैक्सीन। ये दोस्तों इस तरीके की जो है ये वैक्सीन है मॉस्किवरिक्स वैक्सीन। यहाँ पे आप इसका नाम भी पढ़ सकते हो। और दोस्तों हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि है न्यूमोसिल क्या है। दोस्तों न्यूमोसिल भैया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों न्यूमोनिया की पहली स्वदेशी निर्मित वैक्सीन, याद रखना दोस्तों न्यूमोनिया एक बीमारी है और इसकी जो है दोस्तों पहली स्वदेश निर्मित जो दोस्तों वैक्सीन कौन सी है, न्यूमोनिया। मलेरिया का रोगवाहक कौन है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मलेरिया का रोगवाहक कौन है। दोस्तों मलेरिया जो है दोस्तों ये मच्छर से होता है दोस्तों, और इसका रोगवाहक कौन सा है, मादा एनफ्लूएंजा मच्छर। याद रखना कौन सा इसका रोगवाहक कौन है, मादा एनफ्लूएंजा मच्छर जो इसका रोगवाहक है। अगला प्रश्न है मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य क्या रखा गया। मैंने आपको बताया दोस्तों मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया 2030 तक। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व मलेरिया दिवस जो है ये मनाते हैं 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। सब हम देखते हैं हमारा आज का आखिरी प्रश्न जो कि बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि है साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। ये दिया गया दोस्तों
अब्दुल रज़ाक गुरहान जो है दोस्तों, इन्हें साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, बात की जाए अब दोस्तों अब तक किन किन को दिया गया है दोस्तों, ये जो है इन्हें आप देख पा रहे होंगे, ये कौन है दोस्तों, ये है दोस्तों अब्दुल रज़ाक गुरनाह जो है दोस्तों, ये इनका नाम है। अब दोस्तों इन्हें किस में दिया गया है, इन्हें दिया गया है लिटरेसी यानी साहित्य के अंदर। और दोस्तों अगर आपसे पूछा गया 2020 के अंदर, ये दोस्तों इन्हें दिया गया है 2021 के अंदर। इन्हें कब दिया गया, इन्हें दिया गया 2021, इन्हें दिया गया 2021 के अंदर। बात की जाए 2020 के अंदर किसे दिया गया था, 2020 के अंदर दिया गया था लुईस ग्लुक को। किसे, 2020 के अंदर दिया गया था लुईस ग्लुक को। अब दोस्तों हम पिछले वाले जो नोबेल पुरस्कार इनका रिविजन करते हैं। और दोस्तों ये है फिजिक्स के अंदर दिए गए नोबेल पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, ये 3 महानुभाव है, इनका नाम क्या है, स्क्यूरो मनाबे इनका नाम है। दूसरा है दोस्तों क्लाउस हसेलमन, और दोस्तों ये है जॉर्जो पेरिस। याद रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, किसके अंदर दिया गया, इन्हें फिजिक्स के अंदर इन्हें दिया गया। और दोस्तों ये सबसे इन्हें दिया गया दोस्तों फिजियोलॉजी या फिर हम बोलते हैं मेडिसिन क्षेत्र जो है, इसके अंदर इन्हें दिया गया। इनका नाम क्या है, डेविड जूलियस, इनका नाम है अर्डेम पोटापोटियन। और दोस्तों इन्हें किसके अंदर दिया गया, मेडिसिन के अंदर। और दोस्तों ये जो नोबेल पुरस्कार है, ये जो नोबेल पुरस्कार अगर बात की जाए देने की शुरुआत कब से की गई, 1901 से ये देने की शुरुआत की गई है। और अगर से पूछा गया ये दिए कब जाते हैं, अगर आपसे पूछा गया नोबेल पुरस्कार दिए कब जाते हैं दोस्तों, ये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं, 10 दिसंबर को ये दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो है स्टार्टिंग में इसकी जो दोस्तों अनाउंसमेंट कर देते हैं, लेकिन ये दिए कब जाते हैं, 10 दिसंबर को ये दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही था हमारा आज का यानी 8 अक्टूबर 2021 करंट अफेयर। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।